हेलो गाइस, दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। तो हम अपना क्लास 11th की ज्योग्राफी में पढ़ चुके थे। हमने क्वेश्चन आंसर भी कल लगाया था। अब मैं आज आप लोगों को कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाऊंगी खुद से और उसके पॉइंट्स में आंसर बताऊंगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, उसे आप लिख लीजिए क्योंकि वो पॉइंट्स इस लेसन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एज अ नोट आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और एक न्यू कॉपी ले सकते हैं आप, या फिर अगर आपके पास कोई आपने बना के रखा है नोट्स पहले से तो आप समझ लीजिए। सिर्फ अगर आपने नहीं बनाया है तो आप कॉपी पेन लेके नोट्स रिटन बना लीजिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं बताऊंगी, आप लिखते जाइएगा। ओके, मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं जो जो पॉइंट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मुझे लगे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की जो तट रेखा है वो बहुत ही लंबी है। ठीक है, तो अब आप पॉइंट 1 में लिखिए कि जो भारत के तटीय मैदान हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी तटीय मैदान तथा दूसरा पूर्वीय तटीय मैदान। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में, जैसे ये पॉइंट इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कुछ प्राकृतिक बंदरगाहों के नाम बताइए, तो इसलिए आप इसे स्टार बना के या फिर सर्कल बना के पॉइंट में लिख लीजिए कि यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में जैसे कांडला, मझगांव, कांडला, मझगांव, JLN, नावहा शेवा, मामरगांव, दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये आप पॉइंट में सिर्फ इतना ही लिखेंगे। प्राकृतिक बंदरगाहों में क्या क्या है? कांडला है, मझगांव है, JLN नावहा शेवा है तथा मारमगांव है इत्यादि। ठीक है, उत्तर में देखा जाए, उत्तर साइड में तो गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गुजरात तट से केरल में फैले पश्चिमी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप इसे लिखेंगे गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप उसे लिख लीजिए। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वालामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदाकायाल में किया जाता है। ये क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, एसएससी, CGL, CHSL आदि परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है कई बार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केरल में एक विशेष नौका दौड़ का आयोजन होता है। वहाँ पे कई सारी नौकाएं यानी कि नावें जो होती हैं वो एक दूसरे से रेस लगाती हैं। उस पर कई सारे नाविक बैठ के चप्पू एक साथ चलाते हैं और वो दौड़ आयोजित होती है। ठीक है, उसे देखने के लिए कई सारे लोग भी जाते हैं। तो ये नौका दौड़ केरल में आयोजन होती है। ये पॉइंट आप लिख लेंगे क्योंकि इस एक लाइन को पढ़ने से आपके 2 क्वेश्चंस तैयार होंगे। पहला तो नौका दौड़ केरल में आयोजन होती है, ऐसे भी पूछ सकता है कि नौका दौड़ कहाँ आयोजित होती है, तथा दूसरा उसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफ़ी है वो कौन सी है, तो नेहरू ट्रॉफ़ी वालामकाली है। ठीक है, और कहाँ आयोजित होता है, तो ये पुन्नामदाकायाल में आयोजित होता है। तो देखिए 3 क्वेश्चंस आपके हो गए MCQ वाले रेडी, सिर्फ 2 लाइन पढ़ने से। तो आप इसे लिख लेंगे कि केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वालामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदाकायाल में किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वीय तटीय मैदान जो है वो चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है।
पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टास बनाती हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन सी मतलब डेल्टा हैं जो कि पूर्व में या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन से डेल्टास बनाती हैं। तो इसका आंसर होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टास इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम भी हैं। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। और ये देखिए ऊपर एक लाइन दी हुई है, 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीप पर एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया था। ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन है, आप इसे लिख सकते हैं। जैसे अगर ऐसे में लिखना हो कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, तो आप एज एग्ज़ाम्पल करके भी ये लिख सकते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार में भी एक प्राकृतिक आपदा आई थी। ठीक है, अब देखते हैं द्वीप समूह। भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, आप इसे पॉइंट में करके लिख लीजिए। एक है बंगाल की खाड़ी और दूसरा कौन सा है, अरब सागर में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप इसे लिख लीजिए पॉइंट में करके कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। कितने हैं, 572। ठीक है, ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप स्थित हैं तथा वह कितने कहाँ से कहाँ तक स्थित हैं, और ये ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। तो आप ये लाइन लिख लीजिए, मैं बोलती हूँ। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व तक स्थित हैं। रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रीची और लबरिंथ ये क्या हैं, ये महाद्वीप हैं कि द्वीप हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये आप अलग पॉइंट करके लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। देखिए अब ये लाइन कहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मान लीजिए आप लोगों को ज्वालामुखी पे कुछ लिखने को आए और आप ये लिखना चाहते हैं कि ज्वालामुखी की एडवांटेजेस क्या हैं, उससे होने वाले लाभ क्या हैं। तो इसमें ये लाइन काम की है कि ज्वालामुखी से कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति भी होती है। तो चीज़ों को लिंक कीजिए, कई सारे चीज़ों को आप जोड़कर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो आप पढ़ रहे हैं बस उसी के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, उसमें कुछ ऐसी लाइंस भी होती हैं जो और क्वेश्चन में भी काम आ सकती हैं। इसे ही कहते हैं एक तरह से सतर्कता। प्रत्येक लाइन के प्रति आपको एक्टिव रहना है, देखते रहना है, सतर्क रहना है कि क्या लिखा है। और एक यही मतलब एक क्वालिटी भी होती है आईएएस की कि उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा एक लाइन में क्या लिखा है कि बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि जीवंत ज्वालामुखी कहाँ है। देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं। जीवंत ज्वालामुखी कहाँ है, एकमात्र है मतलब सिर्फ एक है। तो सिंपल सी बात है, कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में
स्थित है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड। तो ये भी आप एक पॉइंट में लिख सकते हैं कि बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थर और गोलाश्मों से बना हुआ है। अब ये लाइन कहाँ पे काम आएगी? अगर मान लीजिए आपको द्वीप के बारे में कुछ पूछा हो तो आप बता सकते हैं कि जो द्वीप हैं वो असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बने होते हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटी में सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट डिओवोली मध्य अंडमान और माउंट कोयोब ये ऊंचाई बता रहे हैं कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, आप लोगों से पर्वत के नाम भी दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि उत्तरी अंडमान की ऊंचाई कितनी है, माउंट डिओवोली की ऊंचाई कितनी है, सैंडल चोटी को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? तो मैं आपको बताती हूँ, आप लिखते चलिए। अगर आपके पास बुक है तो आप उसे हाइलाइटर पेन आती है उससे आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब आपको रिवाइज़ अब करना हो नोट्स को तो आप पूरी की पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन कुछ हाईलाइट चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं ना 20% चीज़ें कभी कभार 80% नॉलेज हमें दे देती हैं। तो यही होता है कि आप एक लेसन भी देखेंगे, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, हर लेसन से पूरा 100% क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनमें से 20% ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो इसी तरीके से ये इम्पॉर्टेंट हाइलाइटर्स आप यूज़ करें और इन्हें हाईलाइट कर लें, और रिवाइज़ अप के लिए ये जल्दी जल्दी रिवाइज़ भी हो जाते हैं और एक अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से आप पढ़ पाते हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी, जिसे उत्तरी अंडमान भी कहते हैं, आप पॉइंट में लिखिए सैंडल चोटी जिसे उत्तरी अंडमान भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर, ठीक है। माउंट डिओवोली, इसे मध्य अंडमान कहते हैं, इसकी ऊंचाई 515 मीटर है। माउंट कोयोब, इसे दक्षिणी अंडमान भी कहते हैं, 460 मीटर। माउंट थ्विल्लर, ये ग्रेट निकोबार भी इसे कहते हैं, इसकी ऊंचाई 642 मीटर होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा उल्टा करके पूछेगा कि जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय हैं वो कहाँ शामिल हैं? तो अरब सागर के द्वीपों में। और अब डिग्रीज़ में भी पूछ सकता है, ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच में बिखरे हुए हैं। या पॉइंट में लिख लीजिए कि जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय अरब हैं, ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं, ठीक है। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित हैं। पूरा जो द्वीप है ये एक समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। यहाँ 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 पर मानव आवास है, यहाँ की जिनमें से 11 पर मनुष्य रहते हैं। और अब दूसरा देखते हैं कि इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलीन है, जिस पर अबद्ध गुटिकाएँ, शिलिंग, गोलाश्मिकाएँ तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और आई होप आप लोग, मैंने धीरे धीरे ही बोला होगा और आपके नोट्स बन गए होंगे। अगर आपको और धीरे लिखना है तो आप पॉज कर लीजिए, नहीं तो आप फिर कमेंट में बता सकते हैं, मैं कल से और धीरे बोलूँगी, पर मैंने कोशिश की है कि आप उसका नोट्स बना लें। और अगर आप आज कॉपी नहीं ले पाए हैं तो ले लीजिए, वीडियो तो आपके हाथ में है, आप कभी भी कॉपी ले सकते हैं। और कल से आप रोज़ कॉपी लेके बैठिए, वीडियो 1 बजे आ जाती है, आप 1 बजे की क्लास कर लें, या फिर अगर आप खाली नहीं हैं तो आपको जब भी टाइम मिले आप उसे क्लास कर लें,
तो इससे आपका लेसन कंप्लीट होता जाएगा और आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। तो जिससे आप रिवाइज़ करके समझेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।